नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय हमसे और आपसे काफ़ी करीब से जुड़ा है। निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल लेवल पर जब हम वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। कैसे अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, कैसे अपने आय के संसाधनों को बढ़ाना है और कैसे अपनी आय का सही इस्तेमाल करना है। लेकिन जब हम एक राज्य की बात करते हैं, एक प्रदेश की बात करते हैं, एक स्टेट की बात करते हैं, तो वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक दिलचस्प पहलू बन जाता है। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आय का कैसे सही इस्तेमाल किया जाए, खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए और प्रशासन के स्तर पर, सत्तासीन सरकार के स्तर पर आम जनता के हित में कैसे उस धन का, उस धनराशि का, उस बजट का सही इस्तेमाल किया जाए, ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। सरकारें किसी भी प्रदेश की हों, अपने वित्तीय प्रबंधन को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे उसका सही इस्तेमाल करती हैं और कैसे उसको लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेती है, किन बातों का ध्यान रखती है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे इस खास कार्यक्रम में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर के भारती जी। के आर भारती जी हिमाचल सरकार में एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। साथ ही साथ हिमाचल के जो अलग अलग ज़िले हैं उसमें उपायुक्त के पदों पर भी रह चुके हैं और इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा, इम्पॉर्टेंट पहलू आम लोगों से जुड़ा हुआ और सरकार के स्तर पर जब इसकी हम बात करते हैं तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके बारे में जब भी हम किसी स्टेट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, किन फैक्टर्स को सरकार ध्यान में रखती है, किन फैक्टर्स को अधिकारी ध्यान में रखते हैं? और क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं 2013 से 15 तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 साल तक आपने इस पद पर कार्य किया है। किन कारकों का, किन तथ्यों का, किन फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है स्टेट लेवल पर एक राज्य के फाइनेंस मैनेजमेंट को लेकर? यस, जैसे आपने स्वयं कहा कि घर परिवार हो या राज्य हो या फिर देश हो जी, जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो लगभग एक जैसा चलता है। हाँ। सबसे पहले तो देखा जाता है कि परिवार है तो देखा जाता है कि हमारी आय कितनी है, उसके बाद उस आय का कैसे सदुपयोग करना है, बच्चों की पढ़ाई पे क्या खर्चा आएगा, हम मकान बना रहे हैं उस पर कितना खर्चा आएगा और डिफरेंट जो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रहती हैं। मेन फोकस रहना चाहिए कि जो हमारी एसेंशियल्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सबसे पहले करें और जो लग्जरी वाली चीज़ें हैं, मान लो टीवी एक लग्जरी है किसी परिवार के लिए तो उसको ज़रा प्रायोरिटी में हम पीछे ले जाएं और जो बच्चों की पढ़ाई को प्रायोरिटी दें। इसी तरह राज्य में भी स्टेट लेवल पे भी ऐसे होता है। हम अपने आय के साधनों को देखते हैं, उसके बाद खर्चे को डिसाइड करते हैं कि हमने हेल्थ में कितना खर्चना है, हमने पीडब्ल्यूडी जो रोड्स एंड ब्रिजेज़ हैं उस पर कितना खर्चना है, हमने सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में क्या ले जाना है, हमें फॉरेस्ट्री में क्या, डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं या मद होते हैं उनमें हमने कितना पैसा खर्चना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो तो होती है आय, हमारी आय कितनी है, उसी के अनुरूप ही हमारे खर्चे जो निर्धारित होते हैं। ये स्टेट लेवल पे भी होता है। और आप बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो यही देखा जाता है कि हम अपने जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है या जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, उसको कितना से कितना कम करें, अपने आय के अंदर लाएं। ये हमारा मेन मुद्दा रहता है स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। हिमाचल जैसे स्टेट की अगर हम बात करें, पहाड़ी राज्य है, छोटा राज्य है, हिमाचल में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के रिसोर्सेज क्या क्या हैं ब्रॉड लेवल पर अगर हम बात करें? साथ ही साथ उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल जब बजट बनता है सालाना तो खर्च को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसमें एक बैलेंस बनाने की जो कोशिश होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर आप रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो डिफरेंट तरीके से मैं लूँगा। एक तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, एक हमारी जो फाइनेंशियल रिसीट्स जो आती हैं, क्योंकि शुरू में अप्रैल 1 टू 31 मार्च इसको फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है। तो जब बजट बनता है मार्च के करीब हमारा स्टेट का बजट बनता है, उसमें हम एस्टिमेटेड रिसीट्स का लगाते हैं और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल जैसे
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि जो गवर्नर है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले करवाएगा विधानसभा में, और उसी तरह राष्ट्रपति वहाँ सेंटर में करवाएगा। तो हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसमें एस्टिमेटेड होता है, जो कुछ भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर उसमें हम लगाते हैं। जैसे हमारे हिमाचल का लें तो हमारे देखें कि हमें मेन साधन क्या होता है, कर होता है, टैक्स, या थोड़ा बहुत पैसा नॉन टैक्स भी जाता है। टैक्स में क्या आता है, हमारी सबसे पहले तो जीएसटी आता है, जिसमें जो पैसों के हिसाब से लगाए, जितना पैसा ज़्यादा जिसमें पैसा आता है जीएसटी है, फिर एक्साइज है, वैट है, गुड्स दूसरे जो टैक्स रोड पैसेंजर टैक्स है, फिर स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारे जो कर लगते हैं। और इसके अलावा नॉन कर, नॉन टैक्स, जैसे पावर बेचने से हमारे माइंस और क्वेरिंग जो होती है उससे पैसा आता है, फॉरेस्ट्री से पैसा आता है, जहाँ जहाँ से उसको नॉन टैक्स कहते हैं हम, जैसे पावर। तो टैक्स और नॉन टैक्स को मिला के हम जो है पहले अपनी आमदन करते हैं, फिर उसके हिसाब से खर्च लगाते हैं। हमारी सैलरी पे कितना जाएगा, हमारे पेंशन मुलाजमों का आएगा, सैलरी, पेंशन, जो हमने लोन लिया होता है उस पर रिपेमेंट करनी है, उसकी इंटरेस्ट की भी रिपेमेंट करनी है, कुछ लोकल बॉडीज़ को भी देना है पैसा। इस तरह के जो हमें मद जो डिसाइड करना, जो बचता है फिर पैसा, फिर वो डेवलपमेंट की ओर जाता है, जैसे कैपिटल वर्क्स की तरफ, कि उसी में हम सारा पैसा देते हैं। जो हमारे मेन रहते हैं ना, जैसे मैंने कहा हेल्थ है ना, PWD, एजुकेशन, और जितने भी हमारे है कि उसमें कितना पैसा खर्चना है, ये हमारे एक हो गया कमिटेड लायबिलिटी, कमिटेड एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, जो होना ही होना है, जैसे सैलरी, पेंशन, ये दूसरा जितने भी है ये होना ही होना है। तो एक होता है दूसरा खर्चा पे जितना बचता है उसको हम अपोर्शन करते हैं, पे एजुकेशन में इस बार ये खर्चेंगे, हेल्थ के प्रोग्राम्स पे ये खर्चेंगे, इस तरह से हम डिसाइड करते हैं अपने शुरू में। पर इसको एस्टिमेटेड बोलते हैं। तो एस्टिमेट्स होते हैं, फिर वो आगे पीछे होता रहता है। मान लो मैंने सोचा था कि मेरी आमदन 20,000 करोड़ होगी, लेकिन हो सकता है वो 19,000 करोड़ हुई, 1,000 करोड़ का गैप पड़ गया। ये डिपेंड करता है, दिस इज़ अनुमान, यू कैन से एस्टिमेटेड, हमारे रिसीट्स कितनी होंगी और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो उसको हम बजट में भी फिर उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे साल का, जैसे हिमाचल का इस साल का बजट 58,444 करोड़ है। तो हमने देखा हमारी रेवेन्यू रिसीट्स अपने स्टेट की तो 18,000 ही है। तो फिर स्टेट से जो हमें सेंटर से जो ट्रांसफ़र होती है, सेंटर ट्रांसफ़र जिनको बोलते हैं हम, वो लगभग 23-24,000 करोड़ के करीब के होते हैं। तो टोटल रिसीट स्टेट्स की 42,153 करोड़ है, और खर्चा हमारा 46,600 कुछ है। तो दैट मीन्स कि 4514 करोड़ रुपए का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। इतना हमारा आमदन कम है खर्चे से। रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो स्टेट पर कितना असर करता है, मतलब क्योंकि यह सिर्फ अनुमान है। तो अगर डेफिसिट में किसी सरकार का बजट किसी स्टेट का रहता है तो आने वाले वक्त में तो सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल तो उससे निपटने के लिए क्या उपाय करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब तो होता है रेवेन्यू रिसीट्स कितनी आई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो माइनस में चले तो दैट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन अगर कैपिटल रिसीट्स भी मिला रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला लें, फिर हम निकालें तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली जो आपने बोला कि सरकार पे असर करता है, क्योंकि इसको बोरिंग से पूरा किया जाता है, लोन लेके ही पूरा किया जाता है, और तो कोई साधन होते नहीं सरकार के पास। आमतौर पर घाटे का बजट वैसे सरकारों में पेश किया जाता है। घाटे का बजट होता है कि ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी होता है, कि हम कुछ लोन उठाते हैं ताकि प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करने के लिए खर्च कर लें। तो हमेशा ही घाटे का जो बजट होता है वो नेगेटिव सेंस में नहीं लिया जाता, लेकिन लोन को शर्त ये है कि लोन को प्रोडक्टिव कामों में लगाएं, कि हमने सैलरी पे लगा दिया, मान लो पेंशन पे लग गया, वो प्रोडक्टिव कुछ क्रिएट नहीं हुआ, जिससे इनकम जनरेटिव कोई चीज़ एक्टिविटी कोई सामने नहीं आई। फिर रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट वाला जो बजट है वो थोड़ा मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टेट के फाइनेंसिस पे और स्टेट की इकोनॉमी पे छोड़ता है। इसलिए ये बैलेंस होना चाहिए, और लोन भी हम इतना खड़ा करें कि हम उसको रिपेमेंट करने की सूरत में हों। वी शुड बी इन ए पोजीशन टू रिपे इट।
नहीं तो ये जो लोन वर्ड है, हाँ, ये हिमाचल में काफ़ी सुनने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों से। और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि सेंटर से हेल्प लेनी पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट में अगर हिमाचल की बात करें तो पिछले कुछ वक्त से हम पॉलिटिकल जो गलियारे हैं उसमें ये सुनते आ रहे हैं कि वित्तीय संकट, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, उसमें हम खैर नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरह की सिचुएशन अगर बनती है तो वहाँ पे ड्रॉबैक क्या आप देखते हैं? और सेंटर की तरफ से जो सहयोग मिलता है उसमें ये भी कई बार आरोप लगते हैं कि थोड़ा सा बाइजनेस देखने को मिलती है, ये कहा जाता है। अब क्योंकि आप एडमिन लेवल पे रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे रहे हैं, इन बातों में कितनी एक सच्चाई है और कैसे फिर इस तरह की पॉलिटिकल सिनेरियो में चीज़ों को बैलेंस किया जाता है? मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। हमारा हिमाचल जो था वो 15 अप्रैल 1948 को बना, और जब रियासतों को विलय हो गया था इंडियन यूनियन में, तो उनके लगभग हमारी 30 रियासतें जो थी वो मिलके हिमाचल प्रदेश बना था। बिलासपुर उस वक्त नहीं मिला था, बाद में मिला। तब भी ये चर्चा चली थी कि इसको अलग से स्टेट बनाएं या नहीं बनाएं। पंजाब वाले चाहते थे कि इसको पंजाब में विलय कर दिया जाए, यूपी वाले भी चाहते थे कि इसको यूपी में विलय कर दिया जाए। रीज़न क्या था कि फाइनेंशियली वाइबल नहीं है, छोटी सी स्टेट है, सोर्सेज ऑफ इनकम बड़े कम है, तो एज ए स्टेट चल नहीं पाएगी। तो जो उस वक्त सेंट्रल लीडर्स थे, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, जो जितने भी सेंट्रल लीडरशिप थी हमारी, उनके पास भी ये रिक्वेस्ट गई कि इसको पंजाब में मिला दिए। लेकिन हमारे लीडर की तरफ से ये था कि बेशक हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम अभी थोड़े हैं, लेकिन हमारे की हिली टोपोग्राफी है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटी इंटैक्ट रखनी है, हमारे रीति रिवाज लगे हैं, और अगर हमें पंजाब में मिला दिया तो हम शायद एक्सप्लॉइट हों, क्योंकि वो हमारे से आगे हैं लोग, इसलिए हमारी एक अलग एंटिटी बनी रहनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तब की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये हमारे फेवर में फैसला दिया कि नहीं, इसको हम अलग से एंटिटी बनाएंगे, लेकिन कोई चीफ कमिश्नर प्रोविंस रखेंगे, ताकि IAS ऑफिसर को लगाएंगे चीफ कमिश्नर, और सेंटर के पास इसका पूरा चार्ज होगा, ताकि जो असिस्टेंस इसको जरूरत पड़े, फाइनेंशियल बाइबल तो है नहीं। 1948 में एक एस्टिमेट के अनुसार हमारी आमदन 1 करोड़ 75 लाख थी, सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख से अबाउट 2 करोड़। तो उस वक्त ये कहते हैं कि बाइबल ही नहीं है तो स्टेट कैसे बनेगी। लेकिन हम जो स्टेट मिली वो फाइनेंशियल वाइबिलिटी के हिसाब से नहीं मिली, लेकिन मिली हमारे हिली टेरेन की वजह से, और कल्चरल क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिटी, सेपरेटनेस, जो प्लेन से हम डिफरेंट थे। तो उनको भी पता था, जो कर्णाधार थे हमारे देश के, कि इनके पास फाइनेंसेस नहीं है। लेकिन सरदार पटेल जी ने एक लेटर में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि ये धीरे धीरे इकोनॉमिकली वाइबल हो जाएगा स्टेट्स, अगर सोर्सेज का अच्छी से दोहन होगा, फिर हम उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस की बजाय इसको फुल फ्लैश्ड स्टेट बनाएंगे। लेकिन हुआ उल्टो, 1954 में इन्होंने कर दिया कि नहीं, इसको पंजाब में मिला दिया जाए, क्योंकि इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ फिर वही एजिटेशन हुई लोगों के लीडर्स की, तो उन्होंने क्या किया कि इंटैक्ट तो रखा हमें, लेकिन चीफ कमिश्नर प्रोविंस और क्लास सी स्टेट भी बन गई थी 1951 में, फिर हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया 1950 से। चलता रहा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फाइनेंशियल वाइबिलिटी का जो ये इशू था, ये 1948 से चल रहा है कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और सेंटर से मदद की हमें हमेशा आवश्यकता रही, ज़रूरत रही, और सेंटर भी हमारे हेल्प के लिए हमेशा आगे आता रहा है। पर ये बायसनेस के आरोप तो नहीं, बायसनेस का मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल, अब इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम ऐसा है, रूलिंग सिस्टम, सेंटर अलग है, स्टेट अलग है, पार्टी कोई भी हो सकती है। कहा यह जाता है कि अगर सेंटर वाली पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी अगर स्टेट में नहीं है तो ये बायसनेस के आरोप लगते हैं हमेशा ऑपोजिशन की तरफ से। उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पे एक स्टेट को चलाना सेंटर की भी उतनी जिम्मेदारी जितनी स्टेट की है। जो सेंटर क्या करता है, सेंटर से हमें ट्रांसफर्स आती हैं, है ना, वो किसी एक फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से आती हैं। उसमें एक फार्मूला है, उसके हिसाब से हमें पैसा आता है, डिवॉल्व होता है। 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। फाइनेंस कमीशन जो है फिर क्राइटेरिया ले डाउन करता है कि कैसे जो सेंट्रल टैक्सेस हैं उनमें स्टेट्स का हिस्सा क्या होगा। जैसे 13th फाइनेंस कमीशन में ये 32% था, 32% स्टेट्स को जाएगा, बाकी सेंटर में रहेगा।
और जो 32% जाएगा वो कैसे जाएगा, उसका फार्मूला है। अभी 14th फाइनेंस कमीशन को 42% कर दिया और 15th फाइनेंस कमीशन में इसको 41 कर दिया, क्योंकि J&K पहले स्टेट था, फिर यूनियन टेरिटरी हो गया था, 1% का माइनस लगा। 41% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट्स को आना है, ठीक है। ये वर्टिकल डेवोल्यूशन, इसको वर्टिकल डेवोल्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन जो है विद इन हिमाचल को कितना मिलेगा, J&K को कितना मिलेगा, आंध्रा को कितना मिलेगा, डिफरेंट बिटवीन स्टेट्स कैसे आएगा, ये इसको हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कहते हैं। वो क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि बायसनेस हो नहीं सकती, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन इकोनॉमिक डिस्टेंस है, उसके लिए वेटेज दिया 45%, एरिया को 15%, पॉपुलेशन को 15%। अगर डेमोग्राफिक किसी ने को अच्छा किया पॉपुलेशन कंट्रोल, उसको अलग पैसा, फॉरेस्ट कवर किसी ने किया तो उसको अलग से परसेंटेज है 10%, और जो टैक्स एफर्ट कोई अच्छा कर रहा है, पर कैपिटा जो टैक्स कलेक्शन होती है वो अच्छी हो रही है, उसको भी 2.5% दिए। तो ये फार्मूला सेट है, मतलब इधर उधर होना बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइस्ड होना भी चाहे तब भी नहीं हो सकती, क्योंकि फाइनेंस कमीशन इसको तय करता है। जब इकोनॉमिक डिस्टेंस है, इकोनॉमिक डिस्टेंस का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम मान लो आंध्रा की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और हिमाचल की उनकी है 100 रुपये और हमारी है 10 रुपये। तो सबसे बड़ी वाली स्टेट जिनकी और सबसे छोटी वाली है ना, उसको माइनस करते हैं, वो इकोनॉमिक डिस्टेंस होती है। मान लो उनकी 100 थी पर कैपिटा इनकम, हमारी 10 है, तो हमारी डिस्टेंस होगी 90। किसी की 20 है तो उसकी 80 होगी, है ना। तो इसको इकोनॉमिक डिस्टेंस को 45% वेटेज देते हैं। कुछ नहीं कर सकता कोई भी, इसमें हिला नहीं सकता। फाइनेंस कमीशन ही उसमें डिसाइड करता है कि ग्रांट्स कितनी देनी है, कि स्टेट का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, उसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कितनी देनी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कितनी है, डिसास्टर प्रोन कौन सा डिसास्टर प्रोन होते हैं स्टेट्स, जैसे हमारे एवलांच है, लैंडस्लाइड कुछ है, इस तरह से हमें ग्रांट मिलती है। सेंटर, एक तो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर मिलता है, एक ग्रांट्स मिलती हैं, तो एक सेट फार्मूले के तहत होता है। तो मेरे को लगता नहीं कि वाइसनेस कर सके। किसी ज़माने में हो सकता था, जो है प्लानिंग कमीशन होता, कोई किसी को प्लान में ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, लेकिन जो सेट फार्मूला है, अभी फाइनेंस कमीशन ने ही डिसाइड करना है कि कितना पैसा देंगे, कितना नहीं देंगे। हो सकता है कई बार डिसास्टर में हो सकता है, जैसे कोई अधिक पैसा NDRF में दे सकता है, मान लो, एक तो डिसाइड हो जाता है इस बार हमें, उसके लिए भी पूल तो अलग से रखा ही होता है सरकार ने। नहीं, उसमें होता है जैसे 1000 करोड़ हमारा डिसाइड हो गया, तो हमें 1000 करोड़ मिलेगा, लेकिन ओवर एंड अबव 1000 करोड़ भी मिल सकता है अगर कोई ज़्यादा ट्रेजेडी आ जाए, तो वो सेंटर पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। वो कैपिटल डिस्टेंस से अलग है, जो आप 90% एग्जाम्पल दे रहे थे। अब नेचुरल कैलेमिटी की आपने बात करी, हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। लास्ट ईयर आपने देखा 2023 में जुलाई अगस्त में कितना बुरा हाल पूरे प्रदेश में हुआ। अब अभी के दौर में हिमाचल की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, क्योंकि आपने यहाँ पे सेवाएं दी हैं इन पदों पे, आपको लगता है किसी तरह के चैलेंज से हिमाचल गुजर रहा है फाइनेंशियल लेवल पे? और अगर गुजर रहा है तो उसके समाधान के तौर पे आपके पास क्या सुझाव हैं? अगर आप आज इस पोजीशन पर होते, जिस पोजीशन पर आप 2013 से 15 तक थे, तो क्या सुझाव आप देते गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल को, और क्या वो राय होती जिसकी वजह से, जिसको फॉलो करके हिमाचल फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाता? देखो, इसमें सिंपल सा यही बात है कि हमें अपने आय के जो स्रोत हैं वो बढ़ाना पड़ेगा। और आय के स्रोत कहाँ से आते हैं? हमारे जो ट्रेडिशनल वही हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, अब उसमें जुड़ गए हैं हमारे टूरिज़्म, है ना, हाइड्रो पावर जुड़ गया है, इंडस्ट्री भी है। और ये कहाँ से हमें पैसा आता है, उसको ही हम बढ़ा सकते हैं। और अगर मेरे से स्पेसिफिकली पूछें तो मैं सोचता हूँ कि हमारे हिमाचल जो है वो पावर स्टेट है। एक्चुअली जब डॉक्टर वाई एस परमार को हम हिमाचल निर्माता कहते हैं, हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो HP का अर्थ लगाते थे। बड़ी बड़ा सुना कि HP का मतलब है हॉर्टिकल्चर एंड P का मतलब पावर, यानी कि दो चीज़ों को भी हम संभाल लें, हॉर्टिकल्चर और पावर। और तीसरा मैं जोड़ूंगा टूरिज्म। इन दो चीज़ों को हम समझा। हमारे पास 5 पेरिनियल रिवर्स हैं, सदा नीरा जिसको बोलते हैं, फ्लोइंग थ्रू द ईयर, कभी सूखती नहीं है। तो 5 नदियाँ हैं, चिनाब, आपका ब्यास, सतलुज, ये हमारी रावी, यमुना भी है हमारा थोड़ा सा पार्ट। तो 5 नदियाँ तो पेरिनियल हैं, फिर इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इतना पानी है, मतलब एक सर्वे के अनुसार 27,400 मेगावाट
बिजली पैदा करने की क्षमता हमारे पास है। अगर 2-2.5 मेगावाट हम छोड़ दें, क्योंकि वो फ्रेजाइल लैंड है, मतलब वहाँ पहाड़ों के गिरने का खतरा है, उसको माइनस कर करके भी 24,000 मेगावाट की कैपेसिटी हमारे पास है। उसमें से अभी दोहन हमारा 11,209 है, यानी कि 11,000 के करीब हम दोहन कर पाए हैं। अभी और है 24,000 हम कर सकते हैं। हाँ। तो इमेजिन करो कि हाइड्रो पावर में कितना स्कोप हमारे पास है। और सिर्फ अगर कोई हमें करने की ज़रूरत है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको बोलते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस, कहीं फॉरेस्ट की लैंड है, कहीं कुछ है, कहीं जो हमारे हर्डल्स हैं उनको हम आसान कर दें, एक ये। और दूसरा जो मैं सोचता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है जिससे स्ट्रेंथन हो इकॉनमी, वो टूरिज़्म हो सकता है। टूरिज़्म हालांकि जीडीपी जो होता है स्टेट का, उसको सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल में, 7%। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत है। अभी हमारे में देख रहा था आंकड़े, तो 160 लाख टूरिस्ट दिसंबर 2023 तक 160 लाख टूरिस्ट आए। इसमें से 159 लाख तो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे विद इन द कंट्री, और 63,000 के करीब फॉरेन टूरिस्ट थे। वो लोग आते हैं, उनको टैक्सी भी चाहिए, उनको खाने के लिए होटल भी चाहिए, उनको कोई गाइड चाहिए, उनका ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट टूरिज़्म से, ये हमारी इकॉनमी को बड़ा बूस्ट दे सकती है। इसमें हमारे टूरिज़्म भी हर तरह का है, हमारे विलेज टूरिज़्म है, हमारे एडवेंचर टूरिज़्म है, हमारे वाटर स्पोर्ट्स का टूरिज़्म है, आप कोई भी नाम ले लीजिए। और उसके लिए ये है कि मिनिमम कंडीशन की सड़क की हम फैसिलिटी दें, सड़क वहाँ तक पहुँचे, अच्छी सड़क हो। फिर हाई एंड टूरिस्ट अगर हम बुलाना चाहते हैं स्टेट में, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, साथ में हमारा हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट, क्योंकि हमारे पास 3 एयरपोर्ट हैं, गग्गल में है, भुंतर में है और शिमला में है। ये भी एक्सपेंशन चाहते हैं, दे रिक्वायर एक्सपेंशन, बात भी चल रही है। उधर गग्गल एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की बात भी चल रही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंडी में बना कर रही है, हाँ, वो भी, उसका भी चला हुआ है। उसकी भी कुछ क्लियरेंसेस तो हुई थी, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मनाली ने बहुत शेप ले ली एक टूरिस्ट प्लेस की, तो एक एयरपोर्ट चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि हम जोर मारे हाइड्रो पावर की तरफ, टूरिज़्म की तरफ, हॉर्टिकल्चर की तरफ। हॉर्टिकल्चर भी हमारे 5,000 करोड़ की इकॉनमी है, कितने लोग लगे हुए हैं। हालांकि हम एग्रीकल्चर को इग्नोर करते हैं, पर एग्रीकल्चर भी इग्नोरेबल नहीं है। इसकी कंट्रीब्यूशन 13.58 है, मैंने पढ़ा इसका, 13.58% है टोटल जीएसडीपी में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट 60% है, सारे लोग लगे हुए हैं वहाँ। एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पावर, हाइड्रो पावर और टूरिज्म, ये 4 मेन सोर्सेज ऐसे हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के लिए जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इंडस्ट्री भी और अभी तक जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके मुकाबले स्कोप अभी भी बहुत ज़्यादा है, और वो स्कोप कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है उसके भी आपने काफ़ी अच्छे एडवाइस दिए हैं, सजेशंस दिए हैं। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल इस ओर ज़्यादा ध्यान देगी, और आने वाले वक्त में हिमाचल का जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगा और ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस खास कार्यक्रम में आए, आपने ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। दर्शकों के सवालों के जवाब शायद उन्हें मिले होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और नए अंक के साथ, एक और नए मेहमान के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।